अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर नियाज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाला तेल का हर कतरा इस वक्त बारूद की बू दे रहा है। अमरीकी सदर का ये एतराफ़ कि अमेरिका का सिर्फ 1% तेल वहां से गुजरता है, दरअसल चीन, जापान और कोरिया जैसे ममालिक को जंग की आग में झोंकने की एक दानिस्ता कोशिश है। लेकिन आलमी जरीदे फॉरेन अफेयर्स और द गार्डियन की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस वक्त अपने ही इत्तेहादियों की नज़र में साख खो चुका है। नेटो का साथ न देना और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बनने से इनकार इस हकीकत पर महर तस्दीक साबित करता है कि मगरबी दुनिया अब अमरीकी मफादात के लिए अपनी मईशतें कुर्बान करने को तैयार नहीं। सदर ट्रंप का यह दावा कि उन्होंने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया है ज़मीनी हकाइक से मुतसादम नजर आता है, क्योंकि ईरान अब भी अपने सबसे बड़े बरामदी मरकज़ खारिज की तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाने का अज़्म ज़ाहिर कर रहा है। ईरानी सदर ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि वो ईरान, अमरीका और इसराइल के दबाव के सामने हरगिज़ सरेंडर नहीं करेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में ईरानी सदर ने कहा है कि ईरान ने अमरीका और इसराइल के साथ जंग का आगाज़ नहीं किया। उन्होंने कहा है कि खित्ते में ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद ईरान और उसके हमसाया ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करना है। इस सफरा तफरी में पाकिस्तान की सफारतकारी एक रोशन पहलू बनकर उभरी है। ईरान की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना और अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामाबाद के असूली मौक़िफ़ की तारीफ़ करना इस बात की दलील है कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बखूबी बरकरार रखा है। वहीं पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर बढ़ती कशीदगी अब एक नए और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ के तहत काबुल और नंगरहार में अफ़गान तालिबान की अस्करी तंसीबात पर हालिया फ़िज़ाई हमले इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। सिक्योरिटी ज़राए और वजारत इत्तलात के मुताबिक ये हमले महज दिफाई कार्रवाई नहीं, बल्कि इन दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ एक जुर्रतमंदाना इक़दाम है जो अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। काबुल में एम्यूनेशन स्टोरेज की तबाही के बाद होने वाला सेकेंडरी धमाके साबित करते हैं कि वहाँ बारूद का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद था, जिससे अफ़गान अबूरी हुकूमत मंशियात बहाली मरकज़ करार देकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आलमी सतह पर पाकिस्तान के इन इक़दामात को हक़ दिफा यानी राइट टू सेल्फ डिफेंस के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टों के मुताबिक सरहद पार दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए एक वजूदी ख़तरा बन चुकी है और तालिबान हुकूमत की जानिब से शिद्दत पसंदों की मुसलसल पुश्त पनाही ने इस्लामाबाद को दीवार से लगा दिया। ताहम यहाँ पाकिस्तान की सफारतकारी का कमाल यह है कि उसने इन फौजी कार्रवाइयों को आलमी फोरम्स पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के तौर पर कामयाबी से पेश किया है। पाकिस्तान ने साबित किया है कि वो किसी पड़ोसी मुल्क में मुदाखलत का ख्वाह नहीं, लेकिन अपनी सरजमीन पर खून बहाने वालों को सरहद पार जाकर निशाना बनाना उसका हक है। इस आलमी सूरत हाल के पेश नज़र अब सवाल उठता है कि क्या मगरबी इत्तेहादियों और नेटो का साथ छोड़ देना इस बात का इशारा है कि अब दुनिया अमरीकी जंगों का बोझ उठाने के लिए मजीद तैयार नहीं? क्या काबुल और नंगरहार में पाकिस्तान की हालिया कार्रवाइयाँ अफगान तालिबान को ये बावर कराने के लिए काफ़ी हैं कि पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा? इन मौज़ूआत को आज ज़ेर बहस लाएंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर अहमद हसन अरबी। आपको वेलकम करती हूँ इस राउंड अप में। अहमद, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ओवल ऑफिस में खड़े होकर नेटो और बरतानिया को ताने देना और बरतानिया का मदद से इनकार करना, क्या इस बात का वाज़ेह ऐलान नहीं है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो आलमी नज़्म या वर्ल्ड ऑर्डर अमरीका ने बनाया था वो अब खुद वाशिंगटन के हाथों ही दफन हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि इस वक्त जो अलायंसेस बने हुए थे पुराने, वो बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। जो दुनिया का ऑर्डर था, जो पिछले 70-80 साल से कायम था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, वो रीशेप हो रहा है, रीफॉर्म हो रहा है। आपने देखा कि फॉर द पास्ट 70 ईयर्स इसराइल के जो एलाइज थे उसमें अमेरिका शामिल था और यूरोपियन कंट्रीज शामिल थे। बहुत सारी जगहों के ऊपर आपने देखा कि उन ममालिक ने अपनी सिक्योरिटी को, अपनी इकोनॉमी को, अपने फाइनेंस को के ऊपर तरजीह दी इसराइल की सिक्योरिटी, इसराइल के फाइनेंस और इसराइल की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को। आपने अमेरिका का भी देखा कि खुद बेशक उनके ऊपर तकरीबन $38 ट्रिलियन का कर्जा है इस वक्त अमेरिकन के ऊपर,
اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی اکانومی، امریکہ کا سوشل سٹرکچر جو ہے وہ بہت زیادہ کمزوریوں کا شکار ہے، لیکن پھر بھی وہ اسرائیل کی مدد کرتے چلے آئے ہیں، چاہے اس کے بدلے میں ان کو خود کتنا مرضی نقصان اٹھانا پڑے۔ سو اب وہ چیزیں فار دا پاسٹ 3 ایئرز وہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں۔ ایک تو اس کا میجر وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے غزہ کے اوپر جو بھی کچھ کیا ہے، اس کے بعد سے اسرائیل دنیا کا سب سے ہیٹڈ ملک ہے، نیتن یاہو دنیا کا سب سے ہیٹڈ وزیر اعظم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ یورپین کنٹریز کے اندر باقاعدہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حق میں احتجاج ہوئے۔ جتنے بھی یورپین لیڈرز ہیں، خواہ وہ جتنے بھی اسرائیل کے سپورٹر ہوں، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ پولیٹیشینز ہیں، اور ان کے گھر کے اندر ان کا جو امیج ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ یورپین کیپٹلز میں نکل آئے اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حق میں، تو وہاں کا جو صدر پرائم منسٹر اس کو اپنی حکومت خطرے میں نظر آتی ہے۔ سو اس وجہ سے بھی ایک تو ریلکٹنس ہے ان کی کہ وہ پبلکلی اسرائیل کے ساتھ اور نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہتے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ یورپ کے اندر جو گلوبلسٹس تھے اور امریکہ کے اندر بھی جو گلوبلسٹس تھے وہ اب چینج ہو کے نیشنلسٹس کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ جرمنی کی آپ بات کریں تو وہاں پہ بھی بے شک اقتدار میں گلوبلسٹ ہے، لیکن جو اپوزیشن میں پاور ہے وہ نیشنلسٹ کے پاس ہے، اور وہ بہت تیزی سے اپنی پاور انکریز کر رہے ہیں۔ اٹلی کا آپ ایگزامپل دیکھ لیں، دیگر یورپین ممالک کی دیکھ لیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پہلے ہمارا ملک ہے، اس کے بعد کوئی اور ملک ہے۔ اور تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو نیتن یاہو اس وقت جنگوں پہ جنگیں امپوز کر رہے، یہ کسی بھی سادہ سے بھی اسٹریٹجک مائنڈ سے اگر آپ بات کریں گے تو آپ کو یہی کہے گا کہ یہ جو جنگ ایران کے اوپر انہوں نے امپوز کی ہے، نہ امریکہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے، نہ اسرائیل اس کو افورڈ کر سکتا ہے۔ یہ ان اٹ سیلف ایک طرح کی اسرائیل نے اپنے اوپر فائنل سوسائڈ اٹیک اپنے اوپر خود کر لیا ہے۔ یہ ڈپلیٹ ہو جائیں گے، آلریڈی کمزور ہیں اور ڈپلیٹ ہو جائیں گے، اور جو بھی اسرائیل کا ساتھ دے گا، اسرائیل کا ساتھ اس کو بھی کروائے گا۔ اسی وجہ سے جو یورپین کنٹریز ہیں وہ ریلکٹڈ ہے اس جنگ کے اندر شامل ہونے کے لیے۔ ہاری بھی جنگ میں کوئی شامل نہیں ہونا چاہتا۔ اور برطانوی وزیر اعظم کا ایران کے خلاف کسی بھی جنگی مہم کا حصہ بننے سے انکار کرنا اور نیٹو مشن نہ بنانے کا بیان، کیا یہ ثابت کرتا ہے کہ یورپ اب اپنی معیشت اور بقا کو امریکی وار گیمز پر قربان کرنے کے لیے مزید تیار نہیں ہے؟ اس کا ویسٹ کی عسکری اور دفاعی اتحادی پالیسیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، the way I see it is کہ یورپ اب اپنی جو اکانومی ہے، اپنے جو سولجرز ہیں، اپنی وار مشین ہے، اس کو اسرائیل کے لیے اب اس خطے میں جنگوں میں جھونکنا نہیں چاہتا۔ آپ کو یاد ہوگا ٹونی بلیئر ہیڈ کر رہے تھے یونائٹڈ کنگڈم کو کہ جب انہوں نے امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ جو ٹونی بلیئر کے خلاف سڑکوں پہ نکلے تھے، اور ایک کرائسس ان کے لیے ڈیولپ ہو چکا تھا اس وقت، جبکہ امریکہ ایک سپر پاور تھی اور انہوں نے وار گیمنگ اور انہوں نے اپنا جو نیریٹو بھی بلڈ کیا ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا عراق کو لے کے۔ اب تو چیزیں بہت زیادہ ایکسپوز ہو چکی ہے نا، اب تو انگلینڈ میں باقاعدہ ریگولر بیسس کے اوپر پروٹیسٹ ہوتے رہے اسرائیل کے خلاف، اور اسرائیل جو جینوسائیڈ غزہ میں کر رہے ہیں اس کے خلاف۔ تو اب تو آئی تھنک انگلینڈ بھی کسی صورت بھی اس ہاری ہوئی جنگ میں اپنے آپ کو نہیں جھونکے گا، اور باقاعدہ ان کے پالیسی میکرز کہہ تو چکے ہیں کہ یہ جو عراق میں ہمارے ساتھ ہوا تھا اس سے 1000 گنا زیادہ برا حال جو ہے وہ اس ایران وار کے اندر جو ہے ہوگا، اور انگلینڈ کا اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو نیشنلسٹ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے ملک کے اوپر اسرائیل کو کبھی بھی پریفر نہیں کرے گی، اور جو دنیا کا نظام بدل رہا ہے اس میں گنجائش ہی نہیں ہے اب اس وقت کہ آپ مڈل ایسٹ کے اندر ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ آئیں اور اس طریقے کے اسرائیل کی حفاظت۔ اب اسرائیل کی بھی حفاظت نے اب صرف نیتن یاہو کو اقتدار میں رکھنے کی کوشش ہے۔ بل کلنٹن نے یہ بیان نہیں دیا آپ سے چند مہینے قبل کہ جو ایران اسرائیل جنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ کہ نیتن یاہو اقتدار میں رہ سکے۔ سو نیتن یاہو کے اقتدار کے لیے اپنے ملک قربان نہیں کرنا چاہ رہے اس وقت یورپین کنٹریز۔ احمد، صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ابنائے ہرمز سے ہمارا صرف 1% تیل گزرتا ہے، لہٰذا چین اور جاپان اپنے بیڑے خود بھیجیں، کیا یہ عالمی سمندری راستوں کی حفاظت کی ذمہ داری سے امریکی دستبرداری اور ایک بڑی جیو پولیٹیکل خلا پیدا کرنے کی دانستہ کوشش نہیں ہے؟ جبکہ چین کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے، چین کو تو اجازت ہے کہ اس کے باوجود ٹرمپ بار بار چین سے درخواست کر رہے ہیں کہ ابنائے ہرمز کھلوائے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ امریکہ ایکچولی ان سیکیورٹی گارنٹیز کو اب افورڈ نہیں کر سکتا۔ جو سیکیورٹی انفراسٹرکچر امریکہ نے مڈل ایسٹ کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو امریکہ افورڈ نہیں اب کر سکتا۔ $38 ٹریلین کا امریکہ مقروض ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو میک امریکہ گریٹ اگین کہہ کے آئے تھے اور کہہ کے یہ آئے تھے کہ میں مڈل ایسٹ کی جنگوں سے اپنے آپ کو نکالوں گا، امریکہ تو کوئی ایکٹیو جنگ نہیں لڑا تھا اس وقت مڈل ایسٹ میں، تو کن جنگوں سے ڈونلڈ ٹرمپ نے نکالنا تھا؟ یا کون سا امریکن اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے تھرو میسج دینا چاہ رہی تھی کہ ہم یہ کریں گے؟ وہ یہی تھا کہ جو ملٹری بیسز امریکہ کی پورے مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں، جو امریکہ سیکیورٹی گارنٹیز کے اوپر اپنے پیسے ڈپلیٹ کر رہے ہیں، امریکہ وہاں سے اپنے آپ کو نکالے گا۔ تو جو سیکیورٹی گارنٹیز ہیں
مڈل ایسٹ کی وہ اس وقت ختم ہو چکی تھی کہ جب اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کیا تھا. یہ بات مڈل ایسٹرن کنٹریز کو بھی واضح ہو چکی تھی, امریکہ کو بھی واضح ہو چکی تھی. سو ابھی اس کے باقیات ہیں جو نکل رہے ہیں. تو جو آپ نے بات کی ہے, میں امریکہ ایکچولی افورڈ نہیں کر سکتا اب سیکورٹی گارنٹیز دینا, اور ظاہر ہے جب سیکورٹی گارنٹیز امریکہ کی نکلیں گی تو ایک ویکیوم ہوگا, اور اس ویکیوم کو کوئی نہ کوئی ملک فل کرے گا. امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ اس ویکیوم کو اسرائیل فل کرے, لیکن اسرائیل نہ کیپیسٹی رکھتا ہے, نہ کیپیبلٹی رکھتا ہے, نہ وہ ڈیپتھ رکھتا ہے کہ اس ویکیوم کو وہ فل کر سکے. تو یہ اس وقت ساری ایکویشن ہے. امریکہ اس وقت جو جنگیں کر رہا ہے, یہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ اسی وجہ سے کہ جب امریکہ مڈل ایسٹ سے نکلے تو اسرائیل اس کی جگہ لے سکے, لیکن یہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے. اتنا انکیوبیشن پیریڈ ہی نہیں ہے ابھی پورا ہوا اسرائیل کا کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ سیکورٹی گارنٹیز لے سکے. تو چاہے وہ پانیوں کی بات ہو, چاہے وہ مڈل ایسٹ کے صحراؤں کی بات ہو, ہر جگہ سے امریکہ کی سیکورٹی گارنٹیز آپ کو شرنک ہوتی ہوئی نظر آئیں. اور دوسری جو یہ بات کی ہے کہ وہ سیکورٹی گارنٹیز دے. ماضی میں خلیجی ممالک کی جانب سے امریکی فوجی اڈوں کو اپنی سرزمین پر جگہ دینا ایک دفاعی ضرورت سمجھا جاتا تھا, مگر موجودہ صورتحال میں جب ایران ان اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اڈے اب ان ممالک کی سلامتی کے لیے تحفظ کے بجائے ایک مستقل خطرہ بن چکے ہیں, اور وہ اب سفر بھی کر رہے ہیں ان اڈوں کی وجہ سے؟ دیکھیں, جو سیکورٹی گارنٹیز ہوتی ہیں نا, یہ جو اڈے ہوتے ہیں, یہ ڈیٹرنٹ کے ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے ان کو. آپ اگر کسی ملک کی سیکورٹی گارنٹی لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اس ملک پہ حملہ ہو گیا تو آپ جواب میں حملہ کریں گے. وہ سیکورٹی گارنٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں تاکہ اس پہ کوئی حملہ ہو نہ. پری ایمپٹیو ہوتا ہے اور ڈیفینسو ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر امریکہ کے جو اڈے ہیں ان کے اوپر حملہ اس وقت ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ڈیٹرنٹ فیکٹر تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب آپ اس کی فائنل سٹیجز دیکھ رہے ہیں, وہ بالکل اپنی جان چھوڑ چکے. ایسا نہیں ہے کہ ایران کے حملوں کے بعد سیکورٹی گارنٹیز ختم ہو گئی. اگر ایران نے اٹیک کیا تو اس کا مطلب ہے وہ جو ڈیٹرنٹ فیکٹر تھا وہ بہت عرصہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا. سو لہٰذا اب جو اپنا فٹ پرنٹ ہے امریکہ وہ شرنک کرے گا. امریکہ کو بھی اس بات کا پتہ ہے. اب اسی وجہ سے تو آپ نے دیکھا کہ امریکن پالیسی سٹرکچر لائنز کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ٹرم جس کو وہ مونرو ڈاکٹرن کہتے ہیں. مونرو ڈاکٹرن کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے فخر سے کہا کہ مونرو ڈاکٹرن کی اب نیکسٹ فیز کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں. وہ کیا تھا کہ ہم اب اپنا فٹ پرنٹ دنیا سے نکالیں گے اور ویسٹرن ہیمیسفیئر جو ہے اس کے اوپر ہم اپنی پاور کنسولیڈیٹ کریں گے. مطلب کلوز ٹو امریکہ, اپنے گھر کے قریب ہم اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کریں گے اور ہم بیرونی جو جگہ ہے وہاں سے اپنے آپ کو نکالیں گے. اسی وجہ سے وینزویلا والا معاملہ بھی سارا ہوا. سو یہ لارجر ایکویژن ہے امریکن لینس سے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ کے اختتام پر گلف میں امریکی تسلط یا جو اڈے ہیں وہ محدود ہوں اور چین سمیت روس اور دیگر پلیئرز کی انٹری ہو. دیکھیں, امریکہ کی جو انفراسٹرکچر یا ملٹری انفراسٹرکچر تھا وہ 2021 آنورڈز مڈل ایسٹ سے شرنک ہونا شروع ہو چکا تھا, اور یہ کانسٹنٹ پروسیس ہے. امریکہ کا انفراسٹرکچر جو امریکہ نے مڈل ایسٹ میں امپلانٹ کیا ہے وہ تقریباً 2 سے 3 ڈیکیڈز اس کو لگے, اور پھر اس کے بعد اس کو چلتے چلتے تقریباً 7 دہائیاں ہو چکی ہیں. تو میں یہ تو شاید نہ کہہ سکوں کہ اس جنگ کے فوراً بعد وہ انفراسٹرکچر ختم ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو میسیولی اگلے 2 سے 4 سالوں کے اندر امریکن انفراسٹرکچر جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے نکلتا نظر آئے گا. چائنیز جو انفلوئنس ہے وہ زیادہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہے. رشین انفلوئنس آپ نے دیکھا تھا مڈل ایسٹ میں, لیکن وہ اس وقت یوکرین کے اندر اتنے زیادہ انوالوڈ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ میں ایک حد سے زیادہ اپنا ملٹری انفراسٹرکچر یا ہارڈ ویئر لے کے آئیں گے. مڈل ایسٹ کے اندر ایک مسلم جو الائنس ہے وہی مڈل ایسٹ کے پرابلمز کا حل ہے کہ تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز, مسلمان ممالک جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو کے اپنی سیکورٹی گارنٹیز خود مینج کریں بجائے اس کے کسی بیرونی طاقت کے تھرو کریں. سو دا وے آئی سی اٹ, مجھے ایک نیڈ تو نظر آ رہی ہے, اور مجھے اس بات کی انڈرسٹینڈنگ بھی مسلم ورلڈ میں نظر آ رہی ہے کہ ایک مسلم الائنس یا مسلم یورپین یونین کی طرح کا کوئی سیٹ اپ جو کہ مسلمانوں کو پیس اور اسٹیبلٹی مڈل ایسٹ کے اندر لے کے آ سکے. آئی تھنک چیزیں اس طرح وہ یونٹی آپ کو نظر آنے والی ہے آگے. اچھا احمد, کیا ہم اس تاریخی موڑ پر کھڑے ہیں جہاں امریکہ اب تنہا سپر پاور کے بجائے ایک ایسی طاقت بن چکا ہے جو صرف اپنے مفادات کے لیے دوسروں کو آگ میں جھونکنا چاہتا ہے, اور کیا اس تنہائی کا انجام سوویت یونٹ جیسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر یہ جنگ ایران والی زیادہ ایک حد سے کھچتی ہے which is highly unlikely, اور امریکہ اپنے بوٹس آن گراؤنڈز اس جنگ کے اندر لے کر آتا ہے, فوجی یہاں پہ داخل کرتا ہے, تو پھر تو امریکہ کا انجام جو ہے وہ سول وار جیسا ہو سکتا ہے. اس کا اشارہ ہلری کلنٹن نے 2021 میں بھی کیا, جو بائیڈن نے بھی کیا, اوباما نے بھی کیا, 2019 سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس چیز کی بات کر رہے ہیں.
لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بالکل سوویت یونین کی طرح کا حال ہوگا تو میرا خیال ہے آئی تھنک دس وڈ بی این اوور اسٹیٹمنٹ، بیکاز امریکہ اس بات کو ریئلائز کرتا ہے کہ امریکہ اگر مزید پھیلتا گیا تو امریکہ کا سوویت یونین جیسا حال ہوگا. اسی وجہ سے وہ اپنی پاور کو شرنک کر رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنی پاور کو اپنے گھر واپس لے کے آ رہے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس جنگ کے بعد امریکہ ول یوز دس وار ایز این ایکسکیوز کہ وہ اپنی پاور کو پل آؤٹ کرے، اور دنیا جو ہے وہ 3 ڈفرنٹ پولز میں شاید ڈیوائڈ ہو جائے، ایک رشین پول، ایک چائنیز پول اور ایک امریکن پول، اور یہ ایمرجنگ ایک مسلم پول ہوگا. لیکن وہ جو سوویت یونین والا جو حال تھا، وہ جو 10 سے 15 سال سوویت یونین کے گزرے، سوویت یونین کے بعد رشیا میں ٹرانزیشن ہوئی اور اس کے بعد انہیں 10 سال لگے اپنے آپ کو دوبارہ سے اسٹیبلش کرنے میں. آئی تھنک وہ نوبت شاید امریکہ وہ نہ کے لیے آئے. نہ آئے. لیکن جس طرح سے چین جو ہے پوری صورتحال میں خاموشی سے معاشی اور سفارتی پتے کھیل رہا ہے، کیا بیجنگ اب اس پوزیشن میں کیا آ سکتا ہے کہ وہ خود کو باقاعدہ سپر پاور ڈکلیئر کرے، مشرق وسطی سے امریکہ کا بستر جو ہے وہ گول کر دے؟ دیکھیں آئی تھنک سپر پاور جو ہے اسٹیبلش کرنا تو ابھی بہت دور ہے، کیونکہ چائنا چائنا از این ایمرجنگ سپر پاور، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. چائنا از این ایمرجنگ اکنامک پاور، لیکن جہاں تک ملیٹریلی کمپیریزن کی بات ہے تو امریکہ ابھی بھی بہت آگے ہے چائنیز جو انڈسٹری ہے اس سے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ دنیا کی تاریخ میں صرف ایک دفعہ دنیا یونیپولر رہی ہے ان چند سالوں کے لیے، 1991 آنورڈز، اور اس میں امریکہ ہی دنیا کی سپر پاور تھا. تو امریکہ کا انفلوئنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. میرے اندازے کے مطابق مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو سیموئل پی ہنٹنگٹن کا تھاٹ پروسیس تھا 1992 میں، جو انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر ایک ایمرجنگ ملٹی پولارٹی ہے اور دنیا ملٹی پولر ہوگی، جس میں ایک سپر پاور نہیں ہوگی، ملٹیپل سپر پاورز ہوں گی. آئی تھنک دنیا ہائیلی لائکلی ہے کہ اس ماڈل کی طرف جائے. کیونکہ اگر آپ چائنیز ہسٹری دیکھیں، آپ پرانی نکال کے ان کی تاریخ پڑھیں، تو کبھی بھی چائنا نے اپنے آپ کو گلوبلی ایزرٹ نہیں کیا. چائنا ریجن کے اوپر فوکس کر گیا، چائنا کی پاور، چائنا کا انفلوئنس ریجن پہ رہا ہے، اور ٹریڈ پوری دنیا میں چائنا کا پھیلتا رہا ہے، چاہے سلک روٹ کی بات کریں یا پرانی. سو آئی تھنک سپر پاور جو ہے یونیپولر ورلڈ، یعنی امریکہ نکلے گا اور چائنا کہے گا کہ میں سپر پاور. میرا خیال ہے یہ شاید اس طریقے سے دنیا انفولڈ نہ کرے. ہاں شاید اس طریقے سے کرے کہ امریکہ بھی ایک سپر پاور رہے، چائنا بھی ایک سپر پاور رہے، رشیا بھی ایک سپر پاور رہے، اور مسلمز جو ہیں وہ بھی ایک سپر پاور کے طور پہ ایک اور پول کے طور پہ ایمرج کرے. لیکن ایک کنٹری کا ہونا میرے لیے شاید وہ، میں اس سے ڈس ایگری کروں. ٹھیک ہے ناظرین، وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے ایرانی رجیم اور دفاع کو بالکل ہی مفلوج کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف امارات اسرائیل میں تل ابیب پر ڈرون حملے اور بیلسٹک میزائلوں کا داغنا کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے. ایران کے پاس یہ اسلحہ اور ٹیکنالوجی کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا وہ واقعی لوکل مینوفیکچرنگ میں اتنا خود کفیل ہو چکا ہے؟ دیکھیں سٹیکس بہت زیادہ ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے. انڈیورنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر رول پلے کرتی ہے جنگوں کے دوران. ایک بڑے مشہور، میں نے اکثر جگہ پہ کوٹ کیا ہے، ایک بہت مشہور برٹش جنرل تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جنگ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے فوجوں کو تباہ کرنا ہے، جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ول آف فائٹ ختم کرنی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں ول آف فائٹ کن کی ختم ہوتی جا رہی ہے؟ امریکن کی ختم ہوتی جا رہی ہے اور اسرائیلیز کی ختم ہوتی جا رہی ہے. ایران کی ول آف فائٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو تھوڑا بہت ڈیوائڈ تھا ایران کے اندر جنوری کے اندر پروٹیسٹ جو ہو رہے تھے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا کہ جب انہوں نے سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی. سو آئی تھنک ایران کے پاس انڈیورنس ہے، ایران کے پاس جو ویپن انڈسٹری یا ویپن جو جس طریقے سے انہوں نے اپنے تیار کیے ہیں وہ کافی زیادہ ڈیمیج انفلیکٹ کر رہے ہیں. 5% اسرائیل چھوڑ گئے ہیں، لیکن ایرانیز جو ہیں وہ ایران چھوڑ کے نہیں جا رہے. سو آپ کو یہیں سے نظر آتا ہے کہ وہ جیوگرافی ان کے حق میں ہے، ٹائم ان کے حق میں ہے، انڈیورنس ان کے حق میں ہے، اور اپنے گھر کے اوپر وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اسی وجہ سے ان کو بینیفٹ ہے as compared to US and Israeli alliance. لیکن کہیں نہ کہیں روس اور چین کی جانب سے بھی تو پس پردہ ٹیکنالوجی فراہم کی جا رہی ہے نا؟ جی بالکل، there is no doubt کہ چائنیز اور رشین جو ہے وہ ایران کو اس میں سب کو دیکھیں ان کا انٹرسٹ ہے. رشیا wants to turn مڈل ایسٹ جو رشیا مڈل ایسٹ کو امریکہ کا یوکرین بنانا چاہ رہا ہے. سو وہ تو چاہے گا کہ امریکہ اس جنگ میں انوالو ہو. چائنا کی بھی اسٹریٹجک بینیفٹ میں یہ بات ہے کہ امریکہ یہاں پہ انوالو ہو، کیونکہ امریکہ جتنا انوالو ہوتا گیا اتنا امریکہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. تو ظاہر ہے سافٹلی یا ہارڈلی جو رشینز ہیں اور چائنیز
अपने अपने जी वो इंटरेस्ट सपोर्ट होते कर। हैं। इस सब में पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम है। कल ईरानी वजीर खारजा अब्बास आगची ने भी उर्दू में ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। हालांकि पाकिस्तान गुज़श्ता दिनों वाज़ेह स्टैंड ले चुका था, वो सऊदीया के दिफाई मुआहदे का पास रखेगा। क्या पाकिस्तान इस वक्त मुस्लिम ममालिक में वाहिद वो मुल्क है जो तमाम ममालिक को बतौर सालिस कबूल है? देखिए, पाकिस्तान सऊदीया मुआहदे का पास रखना, पाकिस्तान अभी आप इस वक्त खित्ते में देखें कि इंटरेस्ट क्या है और क्या फायदा हो सकता है लार्जर मुस्लिम वर्ल्ड का। सऊदी अरेबिया ने बड़ा क्लियरली, जिस तरह कतर ने और दीगर ममालिक ने बड़ा क्लियरली अपना नैरेटिव सामने रखा है कि हम इसको मामले को बढ़ाना नहीं चाहते। वरना मुश्किल तो नहीं था कि अगर वो भी रिटेलिएट करते और ईरान के ऊपर एक जंग शुरू हो जाती, दोनों मुसलमान ममालिक आपस में लड़ते रहते। यही तो इसराइल का लार्जर गेम प्लान था। लेकिन सऊदीया ने जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इसके अंदर मीडिएशन की, वो एक तारीख का हिस्सा है। अब यहाँ पे जो लार्जर गेम प्लान था नेतन्याहू का, मुसलमान लड़ेंगे, वो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जिसको बिल्कुल बाकायदा तौर पे नाकाम बना दिया गया। आपने देखा था जब ये इसराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर, उसके बाद से किस तरीके के आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट में सऊदीया को लेके छपना शुरू हो गए कि सऊदीया पुश कर रहा था लड़ने के लिए। वाज़ेह नजर आ रहा था कि मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहते थे। सो यहाँ पे जो सेंसिबल और स्ट्रेटेजिक जो अप्रोच और सोच थी, वो यही थी कि किसी तरीके से ये जंग ना फैले, और उसको फैलाने के लिए आपको एक ऐसा मुल्क चाहिए था जिसके साथ तमाम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो कंफर्टेबल हो, जो मुल्क ताकत भी रखता हो, जो मुल्क सेंस भी रखता हो, जो अंडरस्टैंडिंग भी रखता हो, और जिसकी एक हिस्ट्री हो कि वो कभी भी किसी भी इस सिचुएशन के अंदर उसने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया। उस मुल्क के पास अगर ये कैपेबिलिटी हो कि मॉडर्न रिमोट वॉरफेयर में, ये ड्रोनों से लड़ी जाने वाली जंगों में, कॉम्प्लिकेटेड वॉर में, कि मिसाल के तौर पे एक ड्रोन आया मिडल ईस्ट में किसी मुल्क के अंदर, आपको नहीं पता उसका रिमोट तल अवीव में है कि तेहरान में, ये सेंसिटिव, इस सेंसिटिविटी के अंदर देयर इज ओनली वन मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने इस जंग के अंदर ना सिर्फ ये जंग लड़ी है पिछले एक साल में, बल्कि उसको जीता भी है, कॉम्प्रिहेंसिवली जीता है। एक ऐसा मुल्क जो इस मुसलमान न्यूक्लियर पावर भी है, एक ऐसा मुल्क जिसके पास मुस्लिम दुनिया की बेहतरीन फौज भी है, एक ऐसा मुल्क जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है मुस्लिम कॉजेस के अंदर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का, एक ऐसा मुल्क जिसकी मिलिट्री डिप्लोमेसी ने रीडिफाइन किया है पिछले एक साल के अंदर, उसकी फॉरेन पॉलिसी को एज अ मिरेकल पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी, स्पेशली जो फील्ड मार्शल की का रोल था, जो मार्का हक बुनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करने का पूरी दुनिया में, तो जाहिर है पूरा मुस्लिम वर्ल्ड कंफर्टेबल था पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान ने ही वो हीलिंग टच जिसको कहते हैं, हीलिंग हैंड प्रोवाइड किया, जिसने ये साजिश कामयाब नहीं होने दी। आज जो मामला डी एस्केलेशन की तरफ जा रहा है, आज जो वो अंग्रेजी का माकूला है ना, बेटर सेंस प्रिवेल, पूरे खित्ते के अंदर जो बेटर सेंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान एक ऐसा स्टेबलाइजेशन फैक्टर बन के सामने आया कि जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को दोबारा से रीऑर्गेनाइज और रीग्रुप किया इस जंग के दौरान। अहमद, अफगानिस्तान की भी बात करते हैं। ऑपरेशन गज़बुल हक के दौरान काबुल और नंगरहार में जिस बारूदी जखीरे को तबाह किया गया उसे अफगान हुकूमत मंशियात मरकज करार दे रही है। पाकिस्तान की जानिब से सबूतों के साथ इस दावे को मुस्तरद करना काबुल के साथ हमारे मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब करेगा? क्या अब हम तालिबान की जानिब से इसका कोई जारहाना रिएक्शन देख सकते हैं? नहीं, कोई जारहाना रिएक्शन उन्होंने क्या दिखाना है। ये तालिबान जो है ये हमेशा से झूठ बोलते चले आए हैं, ये आज से नहीं। वे वॉइस ऑफ अमेरिका ह्यूमन राइट्स जो वॉच है उसके बाकायदा आर्टिकल्स छपे हैं। वो मशहूर वासिल वाली स्टोरी आप सबको याद होगी, पूरी दुनिया में मशहूर हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये स्कूलों का इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्दी करने के लिए। इस तरह की परवर्टेड आइडियोलॉजी है इनकी। तो मसाजिद का इस्तेमाल करते हैं खुदकुश बम्बार तैयार करने के लिए, ये मदारस का इस्तेमाल कर, क्योंकि इनका दिमाग इस हद तक खराब और गलीज हो चुका है। ये कहते हैं कि क्योंकि हम इसको तालीम दे रहे हैं खुदकुश बम्बारी की, लिहाजा जहां पे तालीम दी जाए वो मदरसा है। उसके अलावा इनका बाकायदा तौर पे एविडेंस मौजूद है कि हॉस्पिटल्स का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी दहशतगर्द कार्रवाइयां करने के लिए। और ये जो एसिमेट्रिक वॉर हम अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हमेशा से वो यही करते हैं कि अपने अफगान तालिबान की भी हिस्ट्री मैंने आपको बताई कि ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं छुपने के लिए। उसकी वजह यही होती है कि
जब आप इनको टारगेट करें, जब वो स्कूल के अंदर दहशत गर्द हैं, आप जाके उन दहशत गर्दों को मारे, उनका ताक़ुब करें, तो ये कहेंगे कि जी आपने स्कूल पे हमला कर दिया। लेकिन जो कल पाकिस्तान ने किया, इनका एक कैंप है जिसको पाकिस्तान ने टारगेट किया, उसकी सैटेलाइट इमेजेस मौजूद है। दुनिया मॉडर्न हो चुकी है। ये अभी भी जो अफगान तालिबान ने अब से 500 साल पुराना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो तस्वीरें बाकायदा तौर पे मौजूद है कि वो कैंप है। जिस हॉस्पिटल का कह रहे हैं, वो हॉस्पिटल कई माइल्स दूर है उस कैंप से, कि जिसका ये कह रहे हैं कि ये 2000 बेड का हॉस्पिटल है। दूसरी बात ये कि उसके बाद उसके सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स हुए। आप किस हॉस्पिटल के अंदर ऐसा होता है कि जी आप उसको किस हॉस्पिटल के अंदर ऐसा होता है कि जी आप उसको हॉस्पिटल को टारगेट करें और उसके बाद उसके मल्टीपल सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स हो? कहीं पे ऐसा नहीं होता। कहाँ पे ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटल को टारगेट करें तो वहां पे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं वो उसको रिटेलिएट कर रही हैं? तो पहले हुआ यहाँ पे। फिर उसके बाद ये जो हॉस्पिटल के ऊपर अगर अटैक किया जाए तो हॉस्पिटल का एक इवैक्यूएशन प्लान होता है, उसमें पेशेंट्स होते हैं, उसमें नर्सेज होती हैं, उसमें डॉक्टर्स होते हैं, एम्बुलेंसेज होती हैं। ऐसी तो कोई चीज नजर नहीं आई। किसी बंदे ने कोई वीडियो नहीं बनाई कि जब वो हॉस्पिटल पे अटैक हो रहा था तो वो भाग के बाहर जा रहे थे। ये भी किसी ने नहीं किया। सो लिहाजा इट्स अ क्लियर आउटराइट लाई। बेसिकली हो ये रहा है कि इन्होंने अपने पॉपुलेशन सेंटर्स के अंदर जो असलहा छुपाया हुआ था, कि जिसके थ्रू ये वो असलहा देते थे दहशतगर्दों को, और दहशतगर्द फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला करते थे, अब उन लोकेशंस को पाकिस्तान प्रेसिडेंट स्ट्राइक्स के थ्रू टारगेट कर रहे हैं। ये इनको तकलीफ हो रही है, इसी वजह से ये इतना चीख रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया माहिर बिन अक़वामी अमूर अहमद हसन भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किए सरबराह तहरीक नौजवान पाकिस्तान दफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। अब्दुल्ला साहब केयर स्टॉर्मर, बरतानवी वज़ीर आज़म और दीगर यूरोपीय ममालिक का अमरीकी जंग से पीछे हटना क्या एक यूनिपोलर वर्ल्ड के खात्मे और मल्टीपोलर वर्ल्ड के बाज़ाब्ता आगाज़ की नवीद है? अब हम एक से ज़ायद पावर सेंटर्स देखेंगे जैसे एक वक्त में सोवियत और अमेरिका मध्य मुकाबिल होते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप इससे अभी ज्यादा देखेंगे। उसकी वजह यह है कि चीन और रूस ने तो पहले ही 3 सितंबर 2025 को अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर किया था, जब चाइनीज मिलिट्री परेड हुई थी। और उसके बाद फिर सूरत हाल तब्दील होना शुरू हुई और अमेरिका एक ऐसी कोशिश में था कि वो दुनिया को ये बावर करा सके कि मैं ही सुपर पावर हूँ। पहले कतर पे 8 सितंबर को हमला किया गया, जिसकी कोई वजह नहीं थी, लेकिन सिर्फ अरब दुनिया को ये बताना कि अभी भी यहाँ का हुक्मरान मैं। और वो हमला किया गया और उसमें एक इस तरह पाया गया। फिर वेनेजुएला के ऊपर जाके अटैक किया गया, उनकी फौज को मिला के वहाँ के सदर को ले गए उठा के बगैर किसी मुकदमे के, और नाजायज किया, लेकिन वहाँ लोग मिल गए थे। ईरान के ऊपर ये एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है। और इसी वजह से आप देखें कि दुनिया के अंदर अब जो यूक्रेन के मामले पे खास तौर पे जब अमेरिकी सदर की जानिब से लैतुलाल से काम लिया गया और उस तरह से सपोर्ट नहीं किया गया जिसके वादे किए गए थे, जिसका इजहार खुद सदर ज़ेलेंस्की ने भी किया था। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने यही कहा था कि हमसे जो वादे किए गए वो वफा नहीं हुए। और यही बात अब मेरे ख्याल है कि दुनिया को ये नजर आना शुरू हो गई है। एक तरफ जनूबी कोरिया है, जनूबी कोरिया का ये आलम है कि वो दिहाइयों से वो और जापान अमेरिकन अड्डे वहां दे के बैठे हैं, उनको पैसा भी देते हैं। और अभी हालिया कुछ अर्सा कबल अमेरिकन सदर ने ये कहा कि उन अड्डों की जो जमीन है वो भी हमारे हवाले कर दो, अमेरिका के नाम पे कर दो। इससे बहुत ज्यादा वहां एक जिसको कहते हैं कि कंफ्यूजन पैदा हुआ, अफसोस पैदा हुआ। और फिर नेटो के हवाले से जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रवैया रखा और कहा कि जी मैं ही पैसे देता हूं, तुम्हारी हैसियत क्या है, तो यूक्रेन के मामले पे तो नेटो तो पता चल गया था। आज उसी नेटो के पास वो गए हैं, उसी नेटो से वो अब एक खैराती मैं कहूंगा कि वो मांग रहे हैं, क्योंकि मामला तो तरले मिन्नतों पे आ गया है। अपीलें कर रहे हैं कि खुदा के लिए कोई आए और आबनाए हुर्मुज खुलवाए। आबनाए हुर्मुज खुलवाने का तो हजूर वाला आपने ठेका लिया था। आपने ये कहा था कि चौथे दिन जंग के कि हमने आबनाए हुर्मुज खोल दी है, और उसके बाद आपके कहने पे जिन शिपों ने जसारत की वो निशाना बन गए। अब मसला यहाँ एक और भी है। P&L ग्रुप है, जो P&L क्लब है,
जो दुनिया के अंदर इन तमाम जहाजों की इंश्योरेंस करता है। दुनिया में कोई भी जहाज बगैर इंश्योरेंस के सेल नहीं करता, और अभी ईरान की वजह से ये जहाज तो खतरे में है, और पूरे P&L क्लब ने ये कह दिया है कि हम किसी जहाज की इंश्योरेंस नहीं करेंगे, और अगर ये हालात आज ठीक हो जाएं तो इसकी इंश्योरेंस का टाइम में, क्योंकि ये एक साइकिल होता है, कंप्लीट करने में टाइम लगता है, तो बैकलॉग इतना जमा हो चुका है कि तकरीबन 12 से 24 माह इस इंश्योरेंस को रिस्टोर होने में लग सकते हैं। यही वो वजूहात हैं जिनके ऊपर यूरोप के जो मेन ममालिक हैं, जिनके अंदर फ्रांस है, जर्मनी है, उसके अंदर इटली है, उसमें स्पेन है, और खुद उधर दूसरी जानिब जापान है, और ये है बर्तानिया है, इन्होंने तो कोरा कोरा इनकार कर दिया है। और अब ट्रंप को समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी विक्ट्री को कैसे अनाउंस करूं और यहां से निकलूं। अब वो बुरी तरीके से इजराइल के बनाए हुए जाले में फंस चुके हैं, और न सिर्फ ये जाला उनको पूरी दुनिया से तन्हा कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ उनको अमेरिका के मीडिया के सामने भी बिल्कुल बरहना करके रख दिया है। आए दिन उनका मीडिया, जो सबसे बड़ा उनका मीडिया हाउस है, इंटरनेशनली वेल नोन है, वो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के झूठों को आश्कार कर रहा है, उससे अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट में एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में तशवीश पाई जा रही है। और वो तशवीश यही है कि जनाब उसके ऊपर अमेरिकन ये कह रहे हैं, जो उनकी हुकूमत है और डोनाल्ड ट्रंप, कि अगर मीडिया ने हमारे खिलाफ बोला या हमारा नैरेटिव नहीं किया तो मैं इनके लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा, जो कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 15 ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी देता है, उसके ये मुनाफी होगा। तो अगर बात यहाँ आ चुकी है, क्रिश्चियन जायनिस्ट ने बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को घेरे में ले लिया है, और वो इसको अब एक मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि जो पिछला ऑपरेशन था, ऑपरेशन राइजिंग लायंस, ये भी बाइबल से लिया गया था। और ये अब जो इजराइल है, वो भी आपको पता है कि तमाम तर बातें वो तौरा की कर रहा है, और वो कहता है कि जी ये तो एक मजहबी मामला है, और इसी वजह से वो पूरी दुनिया को, अब जो बंदा जिनका जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नाम है नेतन्याहू। नेतन्याहू तो खुद पोलिश ओरिजिन से ताल्लुक रखता है, और ये एक कन्वर्टी है, यानी कि इसके माँ बाप तो यहूदी नहीं थे, और ये कन्वर्ट हुआ, और आज ये तकरीबन इजराइल के अंदर जो ओरिजिन लोग रह रहे हैं, जो कि ओरिजिनली यहूदी हैं, वो तो 20% हैं, 80% तो बाहर से आए हुए लोग हैं, और उनके अंदर भी एक दरार पड़ चुकी है, क्योंकि इजराइल की जो वॉर कैबिनेट जो ईरान के हवाले से बनाई है, पहली दफा है कि उसमें खुद नेतन्याहू नहीं बैठा हुआ, जिसकी वजह से उसकी मौत की हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। और ईरान की जानिब से खार्क जजीरे का तहफ़्फ़ुज़ और सरेंडर ना करने का अज़्म, क्या ईरान इस बार वाकई अमेरिका और इसराइल को एक ऐसी तवील जंग में घसीटने की सलाहियत रखता है जिसका बोझ अब मगरब नहीं उठा सकता? एटलीस्ट देखिए, हमेशा फियर अ मैन हु हैज गॉट नथिंग टू लूज, उस आदमी से डरना चाहिए जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो। अगर बिलफर्ज ये बात कर लें, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, और रोजाना उनकी फिर बातें झूठ साबित हो रही हैं, एक इतने बड़े मुल्क के सदर को इस तरह से ब्लेटेंट झूठ नहीं बोलने चाहिए, और ये ब्लेटेंट झूठ उनके लिए मेरे ख्याल में बड़े नुकसानदेह, उनके जो सियासी मुस्तकबिल के और अमेरिका के मुस्तकबिल के लिए ये खतरे से खाली नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने ईरान की मुकम्मल नेवी तबाह कर दी है, लेकिन उसके बावजूद आबनाए हुर्मुज से वो गुजर नहीं सकते। वो कहते हैं कि मैंने इनका तमाम मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद मिसाइल उड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने इनकी पूरी की पूरी रिजीम खत्म कर दी है, उसके बावजूद रिजीम सड़कों के ऊपर आवाम के साथ कुद्स डे के ऊपर नजर आती है। वो कहते हैं कि मैंने इनकी आर्मी को तबाह कर दिया। तो भाई ये बता दें कि ये मिसाइल जो है ये खुद ब खुद उड़ रहे हैं या कोई जिन्नात उड़ा रहे हैं? तो ये मतलब देखें ना, इस किस्म की बातें, ईरान एक तवील जंग के अंदर जा सकता है,
क्योंकि ये एक कौम ने फैसला कर लिया है, कौम खड़ी हो गई है, वो अपनी हिफाजत के लिए खड़ी हो गई। ये तो देखे ना, ईरान के पास तो फिर भी असला, गोला बारूद और मिसाइल टेक्नोलॉजी और दीगर चीजें मौजूद हैं, पैसा भी मौजूद है। अफगानिस्तान जिसके अंदर रैग टैग लोग थे, जिनका कोई ना नेमलेस, फेसलेस, एड्रेसलेस लोग थे, उनके सामने ये नहीं टिक सके 20 साल, तो ये यहाँ कैसे टिकेंगे? और फिर तवील जंग का फायदा ईरान को होगा, अमेरिका और इजराइल को नहीं होगा, क्योंकि खलीजी ममालिक जो बुनियादी तौर पे अमेरिका के लिए हमेशा पैसा इकट्ठा करते रहे, अभी भी उन्होंने $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो इन्वेस्टमेंट खत्म हो रही है। उन्होंने पहले ही लेने की बातें करना शुरू कर दी हैं। 21 में से 18 अड्डों को नुकसान पहुंचा है ईरान की जानिब से, जो अमेरिका के खलीजी ममालिक में है। और पीछे आप ये देखें कि ये 18 अड्डों का मतलब ये है कि जो 5वीं फ्लीट उनकी थी मिडल ईस्ट के अंदर, वो तो तकरीबन और खत्म हो चुकी है। जिस बात के ऊपर वो जोर देते थे कि हमारा बहरी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन और USS जेराल्ड फोर्ड मौजूद है, तो जेराल्ड फोर्ड पे आतिशज़दगी की खबरें हैं। अचानक ये हादसे रूनुमा होना शुरू हो गए हैं। 10 जहाज अभी तक अमेरिका ने खुद तस्लीम कर लिए हैं। वैसे मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक इशारा करना चाहता हूं कि ये 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 वो जहाज, 7 वो आपके जो एयर रिफ्यूलर हैं, और 3 आपके जो जिनके अंदर F-15 और F-35 जैसा जहाज भी शामिल है। अब ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं F-18 हॉर्नेट के लिए भी, कि वो भी गिराया जा चुका है, क्योंकि अमेरिका तो बता नहीं रहा। अभी ये देखें ना, जो प्रिंस सुल्तान बेस के ऊपर हमला हुआ, जिसके अंदर 5 उनके KC-135 जहाज रिफ्यूलर उनको तबाह किया गया, तो सदर ट्रंप ने ये कहा कि ये तो चंद दिन पहले का वाकया हुआ। तो फिर चंद दिन पहले क्या? आपने तो चंद दिन पहले ये कहा था कि हमारा तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं और हमारा कोई जहाज नहीं गिरा, तो फिर अब आप ये मान रहे हैं? आप तब झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं? तो ये मेरे ख्याल में ये इनके गले पड़ रही है बात, और अब ये निकलना चाहते हैं और निकल नहीं पा रहे। सर, अगर मशरिक़ वस्ती में जंग तवील होती है, तो क्या नॉर्थ कोरिया और रूस का इत्तेहाद इस तनाज़े में कूद सकता है? क्या हम एक नई आलमी जंग के दिहाने पर खड़े हैं? देखें, अगर एटमी जंग हो जाती है और अगर एटमी नहीं भी होती और ये तवील पकड़ लेती है, तो फिर मजबूर होके बाकी ममालिक को शामिल होना पड़ता है। मादी ये ऐसा ही है, जंगें देखें ना, महदूद तरीके से शुरू की जाती हैं। जंग में जाना आपका इख्तियार होता है, वहां से आना आपका इख्तियार नहीं होता, क्योंकि यू आर द वन हु इनिशिएटेड। नाउ इट इज नॉट यू, इट इज नॉट इन योर हैंड्स, बिकॉज आप तो ये कह रहे थे कि हमारे मखसूस अहदाफ हैं जो 4 दिन में हम हासिल कर लेंगे। आज देखें, जंग का 18वां दिन है। 50 जो 97वीं लहर है मिसाइलों की, वो इस टाइम पे जारी और सारी है ईरान की जानिब से। डिफेंस सिस्टम इजराइल का फारिग हो गया है। अमेरिका के सदर बार बार ये कह रहे हैं अपनी दिफाई इंडस्ट्री को कि आप फौरी मिसाइल बनाएं, फौरी डिफेंस सिस्टम्स बनाएं, लेकिन उनकी एक कैपेसिटी है, वो उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। हाँ, ये जितने कोई 100 बनाने थे, चले 125 बना सकता है, लेकिन 100 के 200 नहीं बना सकता। लेकिन इस सब के अंदर जो अमेरिका की डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक और उनकी एक मॉरल आइसोलेशन हो रही है, ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है। और मेरा ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर सकता है। और मेरे ख्याल है कि अभी तुर्किया के अंदर भी बातचीत के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ईरान का पहले भी यही मौकफ था कि तुर्किया के अंदर हम तब बातचीत इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारी जो 2025 में बातचीत मुनक़ते हुई थी, वो तो ओमान के अंदर हुई थी, और ओमान में इसीलिए दोबारा भी जंग से पहले जो बातचीत हो रही थी वो ओमान में ही हो रही थी। बातचीत के दौरान ही फिर उनको हमला का निशाना बनाया गया, 2025 में भी बनाया गया और 2026 में भी बनाया गया। इसलिए अभी बातचीत की बात तो नजर आ रही है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये है कि पहले तो अगर जो दीगर ममालिक हैं वो शामिल हो जाए। अब खलीजी ममालिक के पास पहली बात है कि जो दिफाई कुव्वत है वो इतनी है नहीं, और जो है वो भी अमेरिका के मरहूने मिन्नत थी, उन्हीं के पायलट चलाते थे, उन्हीं के लोग ऑपरेट करते थे। चलें, अगर वो उनके पास आ भी जाए तो खलीजी ममालिक तो ये कहेंगे ना कि अगर हम जंग में कूद पड़े तो अमेरिका ये जो अभी फिर भी 2-4 बंदे उसने यहाँ रखे हुए हैं, ये भी निकाल के वो चलता बनेगा, 9-2-11 हो जाएगा, यानी कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 नहीं, यानी कि पैसे भी लगा दिए बिलियंस ऑफ डॉलर उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, और काम भी
कुछ नहीं किया। तो ये इस वजह से अब देखना यह है कि ये तमाम मुमालिक नेक्स्ट जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नेटो किसी तरह से शामिल हो जाए, और नेटो ने बड़े ही तरीके से, बड़े ही समझदारी से, और सर कियर साइडलाइन स्टारमर कर ने दिया जिस अपने। तरह से बरतानिया के वजीर आजम ने मौकफ लिया, उसने तो इनको मेरे ख्याल में वो आईना दिखाया है जो शायद डोनाल्ड ट्रंप सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल सही। सर, इजराइल में शदीद मीडिया सेंसरशिप है। नेतन्याहू की हालिया वीडियोस के बारे में कहा जा रहा है कि वो एआई से तैयार शुदा है, वगरना नेतन्याहू की हलाकत हो चुकी है। क्या इंटेलिजेंस जराए ऐसे किसी बड़े वाकये की तस्दीक करते हैं, और अगर ये सच है तो इसराइल इसे छुपाकर क्या हासिल करना चाहता है? देखिए, दुनिया का $1 मिलियन क्वेश्चन ही यही है कि नेतन्याहू जिंदा है या वो मुर्दार हो गया। इसलिए देखना यह है कि अब नेतन्याहू को अगर देख लें तो उसके पहले जो वीडियो आई उसके अंदर 6 उंगलियां आ गई। फिर उसके बाद जो दूसरी वीडियो आई उसके अंदर कॉफी बिल्कुल कप यूं है और कॉफी ऊपर तक 1 इंच ऊपर तक आई हुई है, लेकिन वो गिर नहीं रही। तो ये भी बात उनको एआई आ गई। तीसरी जो वीडियो आई है उसके अंदर उसने बानी हाथ के अंदर एक अंगूठी पहनी है जो कभी उसके उंगली पे नजर आती है और कभी उसकी उंगली पे नजर नहीं आ रही। तो ये तमाम जो एआई जेनरेटेड वीडियोस हैं और फिर उसका वॉर काउंसिल मीटिंग में ना बैठना, ये तमाम इस चीज का अंदिया दे रहे हैं कि समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग समवेयर। और ये वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर दुनिया की तमाम जो अहम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो यही सोचने पे मजबूर हैं कि शायद नेतन्याहू को कोई सीरियस मामला, या तो वो सीरियसली इंजर्ड है या फिर वो इस दुनिया से कूच कर गया हुआ है। सही। और उसका फर्क क्या पड़ेगा? उसका फर्क ये पड़ेगा कि अगर एक इतने बड़ा जो आदमी जो कि इजराइल के हवाले से फसाद की जड़ है पूरे गजा पे जुल्म किया उसने, और आलमी दहशतगर्द भी उसको करार दिया गया है आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से, अगर वो जहन्नम वासिल हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी इजराइल की मौत होगी, और अमेरिका के लिए तो ये एक ऐसी एम्बेरसमेंट होगी जिसको शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट बर्दाश्त न कर पाए। ठीक। और सर, जिस तरह ईरान ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की तारीफ की है, क्या पाकिस्तान अब मुस्लिम उम्मा और खित्ते के तनाज़ात में एक सालिस या मीडिएटर के तौर पर उभर रहा है, जिस तरह एक वक्त में कतर को मिडिल ईस्ट का सालिस मुल्क कहा जाता था? पाकिस्तान तो एक मजबूत मुल्क है, आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है, और पाकिस्तान के किरदार को भारत की जंग के बाद मजीद इसको 4 चांद लगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सिफारतकारी जिस तरह से हम अब कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इससे बेहतर सिफारतकारी मेरी नज़र से माजी में गुजरी हो। बहरहाल अब लेकिन पाकिस्तान इज नॉट इन अ पोजीशन टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ गारंटी, क्योंकि पाकिस्तान एक मुल्क है जाहिर है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि वो अमेरिका या इजराइल के किसी भी मिस एडवेंचर की गारंटी दे सके। इसकी गारंटी अगर कोई दे सकता है तो वो रूस और चीन मिल के दे सकते हैं। मेरे ख्याल में इनमें से अकेला मुल्क भी शायद उसकी गारंटी न कबूल की जाए, लेकिन ईरान की कुछ शराइत हैं, उनके ऊपर ये गारंटीज की तो बात बाद में आती है। ईरान कहता है कि खित्ते से अपने 21 अड्डों को आप बोरिया बिस्तरा लपेटें और यहाँ से 9-2-11 हो जाए। दूसरा वो ये कहता है कि मुस्तकबिल में हमले करने की एश्योरेंस दी जाए। तीसरा वो ये कहता है कि जो हमारे ऊपर आपने नुकसान किया, हमारे लोगों का, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके आप हर्जाना भरें। ये वो 3 ऐसी चीजें हैं जिसके लिए अगर अमेरिका इन शराइत को मानता है तो वो अपनी हार को बकायदा खुद अपने हाथ से लिख लेता है, और अगर वो ये नहीं मानता तो फिर ये जंग जारी है जिससे खलीजी मुमालिक अमेरिका के ऊपर ये दबाव डालेंगे और वो ये मजबूर करेंगे कि आप इस जंग को खत्म करें, नहीं है तो फिर आपके और हमारे रास्ते जुदा हो सकते हैं। ठीक। लास्ट क्वेश्चन अब्दुल्ला साहब, अफगानिस्तान की बात भी लाजमी करनी होगी। क्या पाकिस्तान के हालिया हमलों के बाद अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों की पुश्त पनाही छोड़ देगी, या हम सरहद पर एक बाकायदा रवायती जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, अफगान हुकूमत नहीं पुश्त पनाही छोड़ेगी जब तक कि इंडिया के इंटरेस्ट मौजूद हैं। अभी तक इंडिया ने उनको हुक पे रखा हुआ है। वो ये होप दिला रहे हैं कि आप पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता ब्लीड करते रहें, कभी आप ड्रोन्स के जरिए हमला करें, कभी आप दहशतगर्दी के जरिए करें,
लेकिन आपने देखा कि जब भी पाकिस्तान के हवाले से इस किस्म का उन्होंने किरदार पहले अदा कर रहे थे, लेकिन जब से हमने ग़ज़ब लिल हक़ शुरू किया है ऑपरेशन, उसके बाद से दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत बतदरीज कमी आई है। अब ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में ना होने के बराबर रह गई है। और हम क्योंकि दहशतगर्दों के ठिकानों को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की बुनियाद के ऊपर निशाना बना रहे हैं और उनके न सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर्स को हमने निशाना बनाया, उनके दहशतगर्दों को निशाना बनाया, उनके जो एमुनेशन डंप्स हैं उनको निशाना बनाया और साथ ही साथ हमने उनके टेक्निकल सेंटर्स को जो टेक्निकल सपोर्ट फराहम करते थे ड्रोन के लिए या क्वाडकॉप्टर्स के लिए, उनको भी हमने निशाना बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। चीन ने अभी कहा तो है, लेकिन चीन क्या गारंटी दे सकता है इस मामले की? क्योंकि मादी में भी जब ट्राइलैटरल मीटिंग हुई थी तो उस टाइम पे अफगानिस्तान ने चीन की सुनी अनसुनी कर दी थी और इसी वजह से फिर मामलात संगीनी इख्तियार कर गए, खास तौर पे जब अब चाइना खुद भी एक दहशतगर्दी को फेस कर रहा है अफगानिस्तान में। वो खुद अभी भी जो victim है, हालिया बिल्कुल। रेस्टोरेंट के अंदर हमला किया गया चाइनीज रेस्टोरेंट के ऊपर, उसमें कई चाइनीज जो थे उनको निशाना बनाया गया, जो बड़ा अफसोसनाक है। इसी तरह बदख्शां के अंदर निशाना बनाया गया, नूरिस्तान के अंदर निशाना बनाया गया, कुन्नड़ के अंदर निशाना बनाया गया। ये वो जगह हैं जहां चाइनीज काम कर रहे थे। तो जाहिर है चाइना की गारंटी, अगर कोई प्रॉपर मीनिंगफुल गारंटी होगी तो जाहिर है पाकिस्तान उसको कबूल करेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी पाकिस्तान सालिसी के अंदर कोई मूड में है, अनलेस और बिल्कुल अनटिल ठीक। वी अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सरबराह तहरीक नौजवान पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।